नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। आज रूबरू में हमारे साथ खास मेहमान हैं मानव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बोर्ड मेंबर और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला महिला अध्यक्ष और डायनेमिक लेडी ममता मिश्रा जी। सबसे पहले ममता मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में। इस समय वर्तमान की स्थिति को देखते हुए एक सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपके मानव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके ऊपर यहाँ जो भर्तियां हुई हैं उसमें जातिवाद का आरोप लग रहा है कि 15 भर्तियों में घेरा खास अपने जात बिरादरी के और अपने रिश्तेदारों को रखा गया और आप बोर्ड मेंबर हैं, इस पर आपका क्या है? देखिए, मैं जातिवाद की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन जो रोस्टर आरक्षण बना हुआ था वो रोस्टर प्रणाली का अनुपालन नहीं किया गया। विज्ञापन जो निकला था, आपको बता दें, रोस्टर के अनुसार विज्ञापन निकाले जाते हैं और 40 विज्ञापनों का एक साथ 40 नियुक्तियों जो रिक्तियां थी उनका एक साथ रोस्टर बनाकर अगर विज्ञापन निकाला गया होता तो यह जातिवाद का आरोप नहीं लगता, आरक्षण प्रभावित नहीं होता, ओबीसी या एससी जो भी हमारे कैंडिडेट थे उनका किसी भी तरह का हानि नहीं होता। जब यह विज्ञापन निकला और रोस्टर का पालन नहीं किया गया तो कुछ लोग हमसे शिकायत किए थे एज ए मेंबर होने के नाते। तो मैंने उसको संज्ञान में लिया, स्टडी की, देखा तो वास्तव में वो रोस्टर गलत था और इसके लिए मैंने बोर्ड की बैठक में विषय उठाया था कि ये विज्ञापन में रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, कृपया इसको एक बार से देखा जाए और संशोधित किया जाए, अगर कहीं लगता है फिर विज्ञापन एक साथ निकाल दिया जाए। बात आप बहुत सही है, लेकिन एक गंभीर आरोप लगे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय ये कहा जाता था कि सपा सरकार में सारे यादव हो रहे हैं, लेकिन ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्ति का नारा लेकर के जो प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आज योगी जी के ऊपर भी इसके छींटे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री तक तो जा ही रहे हैं, क्योंकि उनके सरकार का मैटर है। भले ही इस नियुक्तियों में किसने घालमेल किया है, क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार को उठानी पड़ेगी। और 11 भर्तियों में जो ये 11 लोग जो अपने जाति विशेष के किए, लोगों का आरोप है कि इसमें मुख्यमंत्री जी भी ठाकुर हैं और बीसी भी ठाकुर है और कृषि मंत्री भी ठाकुर है। तो ये ठाकुरवाद का जो एक लगा करके 11 ठाकुरों को 15 कैंडिडेटों में 11 ठाकुरों को किया गया, तो यह जातिवाद का एक विशेष वो आ रहा है। तो सपा और भाजपा में अंतर क्या रहेगा? देखिए, आपको मैं बता दूं, हमारी पार्टी बहुत ही पाक साफ है और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा अक्षरशः सफल हो रहा है। अगर ऐसा आरोप आ रहा है, प्रत्यारोप आ रहा है, चाहे वो समाज से आ रहा हो, मीडिया से आ रहा हो या जहां से भी आ रहा हो, तो इसके लिए जांच बैठेगी और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। अगर कहीं इन्होंने गलती की होगी तो वो भी सबके सामने आएगा पब्लिकली। लेकिन हमारी सरकार के संज्ञान में जैसे ही यह विषय आया, उस पर हमारे कृषि मंत्री ने तुरंत जांच का आदेश दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति विशेष गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सरकार को हमारे बदनाम किया जाए। कहीं हो सकता है उन्होंने गलती की होगी तो वो जांच में साफ आ जाएगा और वो सबके सामने होगा। और हम सभी को उम्मीद है अपनी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि अक्षरशः न्याय होगा और सिर्फ न्याय होगा। यहाँ एक मामला बात ये भी आती है कि जहाँ योगी जी के विश्वसनीयता पर कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, हर बात में जानता है कि उनकी ईमानदारी और कर्मठता पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन जिस तरीके से बीसी ने किया उससे सरकार की छवि लगातार धूमिल हुई है और विपक्ष को एक मौका मिला है कि वो एक एग्रेसिव हो सके, सरकार के ऊपर हमलावर हो सके। दूसरी चीज, इस तरह की जो समस्याएं हैं, शासन को पत्र भी लिखे गए हैं। यहाँ के जो भाजपा विधायक हैं, चाहे वो नारायणी के राजकिरण कबीर हो या तिनवारी से ब्रजेश प्रजापति हो या समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद जी हो, सबने पत्र लिखकर इस आरक्षण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। लगातार शासन ने उन पर पत्र का संज्ञान लिया और उनको पत्र भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी ये
रुकना चाहिए था, लेकिन ये रोका नहीं गया और इस पर इंटरव्यू करा दिए गए और इंटरव्यू कराने के साथ साथ इनका रिजल्ट भी ओपन कर दिया। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा ढूंढती रहती है, उसे तो जरा सा अगर मुद्दा मिलेगा तो वो तिल का ताड़ बना देगी। लेकिन मैं फिर एक बार भगत जी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार में सिर्फ न्याय होगा और जो भी सही और गलत का निर्णय माननीय योगी जी के स्तर से होगा, शासन के स्तर से होगा, जांच होगी, कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अगर अनियमितता बरती गई है किसी के भी द्वारा, अगर वो शासन स्तर पे बरती गई होगी, अगर शासन ने संज्ञान नहीं लिया होगा या संज्ञान लेने के बाद उन्होंने वीसी को लेटर लिखा होगा और वीसी ने इस बात को नहीं माना होगा, मनमानी की होगी कहीं और कहीं उन्होंने नियमों को ताक पे रखा होगा, नियमावली का पालन नहीं किया होगा, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। शासन के स्तर से जी, शासन के स्तर से कभी 1 जून को पत्र लिखा गया था इस प्रक्रिया को जांच प्रक्रिया में तब्दील करने के लिए, लेकिन उस पत्र को ऐसे डस्टबिन में डाल दिया गया और 1 तारीख और 2 तारीख में उन कैंडिडेटों को बुला करके उनको ज्वाइन करा दिया गया, जबकि ये प्रक्रिया पूरे बोर्ड बैठक में निर्धारित होनी चाहिए थी कि इस पर क्या किया जाए और जो आपत्तियां आई है उन आपत्तियों का निस्तारण होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शासन के लेटर 1 तारीख को लेटर आने के बावजूद लिफाफा खोल दिया गया और नियुक्तियां कर दी गई। बैड इंटेंशन रहा होगा कुछ, जो आप मुद्दा बार बार ला रहे हैं कि इतने ठाकुरों का हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं बैड इंटेंशन रहा होगा। लेकिन मैं इस बात को आपको फिर वही बात बोर्ड बैठक इस बीच आहूत की गई, आपको बुलाया गया? नहीं, कोई भी बोर्ड बैठक नहीं हुई और लिफाफा नियुक्तियों का बिना बोर्ड बैठक के नहीं खुलना चाहिए था और वह वीसी ने खोला है जिसका कि उनके पास कोई अधिकार नहीं था, वो प्राधिकारी नहीं थे लिफाफा खोलने के। अगर बाई चांस अगर उन्होंने खोला भी है तो बोर्ड बैठक की बिना अनुमति के, क्योंकि बोर्ड बैठक नियोक्ता प्राधिकारी होता है, मैं आपको भी संज्ञान दिला रहा हूं, और उसके बाद ही वो खोल सकते थे। और देखिए, जांच हो रही है और जांच होगी और ये संज्ञान में सभी लोगों के विषय आ गया है और निश्चित रूप से जो लोग भी इस डिसीजन से प्रभावित हुए हैं उनके साथ न्याय होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ क्योंकि मेरी सरकार में सबसे पहला वो है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी अपराध हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। तमाम देख रहे हैं आप, लगातार हमारी सरकार इस विषय पर बहुत ही संवेदनशील और गंभीरता से चिंतन करते हुए समस्याओं का समाधान लगातार कर रही है। मुझे विश्वास है कि इस कृषि विश्वविद्यालय में एक अच्छा माहौल निश्चित रूप से आएगा। अगर बात करें यहाँ पर इन भर्तियों के बारे में जो है और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी दायर की है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को पत्र भेजे गए हैं। तो क्या माननीय उच्च न्यायालय, महामहिम राज्यपाल जो विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी होती है, और क्या माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री इनको शिकायत भेजने के बाद और इनका पत्र आने के बाद ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी कि इनको उसको रोका नहीं गया? क्या इनको रोकना नहीं चाहिए था? बिल्कुल रोकना चाहिए था। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं और आपको के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नियमों के तहत नियुक्ति करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक नियमावली होती है, शासन का एक आदेश होता है, निर्देश होता है, उसका पालन होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बैड इंटेंशन होगा, किसी अपने करीबी को लाभ पहुंचाने की भी मंशा हो सकती है और यही वजह है कि रोस्टर का भी पालन नहीं किया गया और लिफाफा भी खोल दिया गया और नियुक्ति में आरक्षण का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और बहुत सारी इस तरह की जो भी अनियमितताएं आ रही हैं। शासन के आदेश के बाद भी शासन का लेटर आया, उसमें कहा गया है कि आप रोस्टर को चेक करिए, सिर्फ रोस्टर को चेक करने का लेटर आया था और माननीय वीसी जी ने उसे लिफाफा खोलकर नियुक्ति कर दी। तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा होगी। और बताएं कि जो लोग एलिजिबल नहीं थे, मैं ये भी आपको बता दूं कि जो लोग एलिजिबल नहीं थे वो लोग भी उन लोगों को भी इस नियुक्ति में रखा गया है, वो एलिजिबल भी नहीं है। ये भी मुद्दा आएगा जब जांच चलेगी तो सभी सारे विषय हमारे सामने होंगे
और ये सब अनियमितताएं हैं जिस पर हम सब इंतजार कर रहे हैं कि निश्चित रूप से न्याय। अभी इससे 2020 में जो ये प्रोजेक्ट के तहत भर्तियां हुई, उन भर्तियों में भी आरोप लगे थे कि लगभग 12 अपने खास रिश्तेदारों को, उनमें से बहुत ही नज़दीकी रिलेटिव्स थे, कुछ पारिवारिक लोग थे, उनको भी यहाँ भर्ती करने किया गया था। एक अहम सवाल, बात भर्ती की नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल एक खड़ा होता है कि आप हाई लेवल की पोस्ट पर आप बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट आप पूरे हिंदुस्तान से आप मंगा सकते हैं। यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के विकास के लिए बना था और इस उम्मीद से बना था कि यहाँ के लोगों का भला होगा। तो उन छोटी छोटी पोस्टों पर बुंदेलखंड के लोगों को भरा जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी वो अपने क्षेत्र के लोगों को भरा गया और उस पर भी काफी कुछ चर्चाएं हुई थी, भ्रष्टाचार। देखिए, जब ये मुद्दा आया था तो मैं बोर्ड ऑफ मेंबर नहीं थी, यहाँ पे प्रबंध परिषद की सदस्य नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे संज्ञान में ये विषय आया था। आप ही लोग चलाते रहते हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे पता चला था कि जो अपॉइंटमेंट हुए मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, कवरेज नहीं करने दिया गया, अपने खास लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया गया, जबकि इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे रखा गया है वो इसलिए कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, बिल्कुल सही कह रहा है कि क्षेत्रीय लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। और बड़ी बेरोजगारी है बुंदेलखंड में, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ मिल सकते थे और एक उसमें भी पारदर्शिता होती तो शायद हमारे क्षेत्र का विकास और अच्छी तरह हो सकता था, बेरोजगारी में दूर हो सकती थी। लेकिन मुझे ये भी संज्ञान में आया था कि इसके खिलाफ शासन ने एक एडवाइजरी कमेटी गठित की थी और इस विषय की जांच के लिए जांच भी चली होगी, लेकिन क्या निर्णय आया, उसमें क्या न्याय हुआ क्या हुआ, ये मेरे संज्ञान। तत्कालीन उसी नीतियों को लेकर के विज्ञापन निकले थे और उन्हें विज्ञापन बड़ा भ्रमित करने वाले विज्ञापन थे और उन विज्ञापनों में एक चीज व्यवस्था वो निकाला गया था उम्र के बारे में, बहुत ही कंफ्यूजन था उसमें। एक में निकाला गया था 35 साल की उम्र, एक में निकाला गया था एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट, और तीसरे में निकाला गया था जिसमें से उम्र की सीमा 50 वर्ष की गई थी। क्या सर्विस नियमावली में विशेष साइंटिस्टों को छोड़कर, हायर लेवल के साइंटिस्टों को छोड़कर या उनकी कुछ विशेष सेवाओं को लेने को छोड़ करके, क्या गवर्नमेंट नियमावली में 50 साल उम्र की भर्ती का प्राविधान है? देखिए, अब इतना नियम मुझे अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर नियम का अनुपालन नहीं किया गया है तो जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई है इस बात को संज्ञान में लेगी और ये जैसा भी दिशा निर्देश वीसी को देंगे। नहीं, आप पढ़ी लिखी और योग्य महिला है, क्या 50 साल के व्यक्ति को नौकरी पे रखने के लिए विज्ञापित किया जा सकता है? ये बोर्ड जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ की पूरी नियमावली का अच्छा ज्ञान तो मुझे नहीं है क्योंकि टेक्निकल है। सर्विस नियमावली की बात कर रहा हूँ मैं, खाली सर्विस नियमावली की बात कर रहा हूँ। सर्विस नियमावली में तो ऐसा नहीं, 50 साल की उम्र नहीं, लेकिन यहाँ एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए 50 साल की उम्र का, चूंकि वो व्यक्ति उससे छूटा जा रहा था तो उसको व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए 50 साल की उम्र की समय सीमा रखी गई। क्या 35 साल गाइडलाइन के बाहर थी? ये भ्रमित करने वाली बात थी, ये सीधा सा भ्रमित करने वाली बात थी कि एक तरफ आप लिखते हैं कि 35 साल उम्र, दूसरे विज्ञापन में आप 2 पदों के लिए विज्ञापित करते हैं, उसमें लिखते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिस तरीके से आज मीडिया में उठ रही है और लगातार पहले भी बांदा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर ऊधम सिंह, एक तो नाम ही इनका बड़ा अच्छा है ऊधम सिंह, और ये जब से यहाँ पर विश्वविद्यालय में आए हैं तब से लगातार ऊधम मचाते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विवादित स्थिति इनकी बनी रही है, विवाद से इनका गहरा नाता रहा है, चाहे पीछे की बात करें या वर्तमान में। लेकिन जो गंभीर आरोप इस समय सरकार में विपक्ष लगा रहा है कि जाति विशेष के लोगों को, क्या इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है या सरकार इतने तमाम प्रयासों के बाद इसको रोक सकती थी? क्यों नहीं रोका? देखिए, जब कोई भी हो, जब एक जिम्मेदार पद पर होता है तो वो नियमों का पालन करना चाहिए उसको, और अगर कहीं नियमों का पालन नहीं किया गया है और जब वो शिकायतें समाज में आती हैं और जिम्मेदार लोगों के जानकारी में आती हैं,
फिर वो शासन तक जाती हैं, प्रशासन तक जाती हैं, और यहाँ तक कि कुलाधिपति वगैरह हमारे राज्यपाल महोदया के पास पहुँचती हैं। तो पहुँचने के बाद लगातार संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार बड़ी पारदर्शिता के साथ इस विषय को लेटर इनको लिखा है, भेजा है लगातार। 4 लेटर राज्यपाल के हैं, 2 लेटर आपके शासन के हैं, 2 लेटर पिछड़ा वर्ग आयोग का भी आया है, और इन लेटरों की अनदेखी की गई, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया, यह एक विषय जो है चिंताजनक विषय है, सोशल विषय है। ममता जी, एक अहम क्वेश्चन यहाँ पर एक खड़ा होता है कि एक व्यक्ति अपनी शिकायत करेगा कहाँ? शासन में करेगा, मुख्यमंत्री को करेगा, राज्यपाल को करेगा, और वो इस उम्मीद के साथ करता है कि इस शिकायत का कहीं ना कहीं निस्तारण होगा, और शासन भी उस पर संज्ञान लेता है, लेटर लिखता है, लेकिन उन लेटरों को एक डस्टबिन में डालते हुए उनके परोक्ष रूप से जाकर के वो अपनी मनमानी की जाती है। नहीं देखिए, तो आदेश ये कहाँ तक उचित कहा जा सकता है? आदेश का शासन प्रशासन या राज्यपाल महोदया के अगर आदेश की अवहेलना की जाती है तो ये गंभीर विषय है, और इस पर जांच के लिए इसीलिए जांच बैठाई जा रही है, जांच की जा रही है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जांच चल रही है। नहीं, कुलपति का पद एक जिम्मेदारी का पद होता है, और ये राज्यपाल का डायरेक्ट प्रतिनिधि होता है, और ऐसे पढ़े लिखे और जिम्मेदार व्यक्ति से इस तरह की गलतियां क्या अपेक्षित हैं? क्या इस तरह की जा सकती है? कोई भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, एक आम आदमी से भी हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वह अनुशासनहीनता करे या नियमों की अवहेलना करे, उसका अनुपालन न करे। कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य होना चाहिए, सबको उम्मीद होती है, आम पब्लिक को होती है। लेकिन अगर कहीं इसकी अवहेलना की गई है तो भगत जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जांच होगी, और जांच में बिल्कुल निर्णय लिया जाएगा, और अगर गलत है तो निश्चित रूप से कहीं जो भी सजा का या जो भी प्रावधान होगा, जो भी कार्यवाही हो सकती है शासन प्रशासन के स्तर से, वो कार्यवाही की जाएगी। एक आखिरी सवाल, सरकार का कार्यकाल बहुत नज़दीक है, सिर्फ 6 महीने कार्यकाल बचा है। इस तरह के मुद्दों से क्या आगे आने वाले चुनाव में कहीं कुछ असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। अगर कोई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ी जब मुद्दा मिलता है विपक्ष को तो उसको हाईलाइट भी किया जाता है, और प्रभावित करने का प्रयास भी होता है कि सरकार चुनाव पास में है, और अगर ऐसे मुद्दे आ रहे हैं तो उसको हाईलाइट किया जाएगा तो कहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, वो एकदम पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है उस सरकार पे। मैं आपको बता दूं, तो चुनाव पर इस एक मुद्दे का प्रभाव पड़ेगा नहीं, और ये जो शिकायतें आई हैं और उसमें शीघ्र ही जांच होगी, और जांच पे कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से अगर अनुपालन नियमों का नहीं किया गया है तो यह बहुत बड़ी विडंबना है, और ये गलत है, अनुशासनहीनता है, और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, निश्चित रूप से लिया जाएगा। तो लोगों को ये विश्वास होगा कि हमारी शासन की मंशा ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करिए, हमारी शासन इसलिए नहीं यहाँ बैठाई है कि आप किसी भी तरह की अनियमितता कीजिए, नियमों का पालन मत कीजिए, इसका इनको आदेश नहीं दिया गया। अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका दंड। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आप थी ममता मिश्रा। मैं आपको बता दूँ, आपका एक बार फिर से परिचय करा दूँ, आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मेंबर में भी मेंबर हैं, और अपने वाकपटुता और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती हैं। और आपने देखा कि ये वकील भी हैं, और बहुत ही अपने सरकार का बचाव करते हुए इन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे पर गंभीरता से और चिंतन भरा अपना वक्तव्य दिया है, इसके लिए हमारा चैनल आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपने बहुत कुछ घेरने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में मेरी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ।